बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। कोर्ट रूम नंबर 1 है सुप्रीम कोर्ट का। गैर मामूली केस और गैर मामूली समाअत हुई है और दिलचस्पी से कहा जा सकता है पहली बार हुआ है कि जनाब चीफ़ जस्टिस और आने वाले चीफ़ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फाजिल साहब एक ही बेंच का हिस्सा बने, मगर चंद लम्हों के लिए बेंच कायम न रह सका, टूट गया, क्योंकि जस्टिस फाजिल साहब ने माजरत की और उनके साथ एक और जज भी उठ खड़े हुए तो जी, और फिर ये 7 रुकनी लार्जर बेंच बना जिसने बाद में समाअत की। बेंच टूटने से पहले का जो हिस्सा है वो इंतहाई दिलचस्प है, जिसमें जनाब जस्टिस काजी फाजिल साहब के रिमार्क्स हैं, इस्तफसार हैं। लतीफ़ खोसा साहब उनसे मुखातिब होने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब किया, अपना माफ़ी ज़मीर बयान किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर उन्होंने कहा कि जब तक इसका फ़ैसला नहीं होता वो बेंच में नहीं बैठ सकते। उन्होंने ताज्जुब का इजहार किया कि कैसे रात को काज लिस्ट में उनका नाम आया। और उसके बाद जो समाअत हुई वो दूसरा हिस्सा है जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स और उसमें होने वाले ट्रायल्स का जिक्र हुआ। तमाम जज साहिबान ने सवाल भी पूछे। वकला जो थे, 4 पिटिशन्स थी जो क्लाबिन की गई हैं, जिनको रखा गया जिस बेंच के सामने। तो लतीफ़ खोसा साहब ने ये कहा कि ये नहीं वो चाहते कि 9 मई के ज़िम्मेदारों को छोड़ा जाए, अलबत्ता चूँकि जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं वहाँ ट्रायल हो सकता है तो वहाँ होना चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। तो इस केस के दौरान जो लतीफ़ खोसा साहब की इस्तदा थी बुनियादी तौर पर कि हुक्म इम्तना जारी किया जाए, वो तो आज जारी नहीं हुआ। अलबत्ता ये तासुर है कि चूँकि ईद की छुट्टियाँ आने वाली हैं, एतज़ा हसन साहब भी मुखातिब हुए बाद में कि शायद ईद से पहले को हुक्म आ जाए, उनको ये उम्मीद है। तो ये दिलचस्प समाअत में पूछा क्या गया, बेंच टूटा क्यों और ये केस किस रुख जा रहा है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और परवेज़ खटक साहब का जिक्र खैर होगा। पीटीआई इन्होंने शोकाज नोटिस जारी किया है कि ये केपीके में जो पीटीआई की क़यादत है उन्हें पार्टी छोड़ने पर उकसा रहे हैं। ख़बर है क्या और परवेज़ खटक साहब करना क्या चाह रहे हैं, तफसील प्रोग्राम के अगले हिस्से में। मैं तो चाह रहा था डार साहब से शुरू करूं, लेकिन चूंकि हसनात मलिक साहब हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी, डार साहब ने क्या किया वो मैं दिखाता हूँ आपको। झड़प हो गई है उनकी एक मीडिया पर्सन से। वो उन्होंने कोई आईएमएफ के बारे में ताबड़तोड़ सवालात कर दिए, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने उनका मोबाइल फ़ोन है उसको झांपड़ रसीद कर दिया। चले दिखाएं, ऐसा ही हुआ ना। दिखाएं। हसनात साहब साथ रहिएगा। लपके और लपक कर उन्होंने मोबाइल पे हाथ यानी मारा और ये सहाफ़ी कहते हैं कि थप्पड़ भी उन्होंने रसीद किया, लेकिन वो देखा नहीं जा सकता। थप्पड़ तो मैं खैर उसको झांपड़ सा पड़ा है उसको, ये देखें ना मोबाइल को। आप देखें, तुम जैसे लोग हैं जब तक सिस्टम में, अब सहाफ़ी बेचारा सवाल नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्या करे? ये जनाबे डार साहब आप खुद ही अपनी अदाओं वो पे पंजाबी का गौर मुहावरा है, डिग्गी खोते तो गुस्सा को मारते। करें। गुस्सा अंदाज़ा करें ना। ये तो डार साहब आप ही माजरत कर लें और उस अखबार नवीस से, उस मीडिया वाले से। शायद कुरैशी हैं, ये हमारे इस्लामाबाद बेस्ड शायद जर्नलिस्ट कुरैशी हैं। साहब? हाँ, शायद कुरैशी हैं, इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट, नौजवान सहाफ़ी। हाँ नहीं, अच्छी बात नहीं है। तहम्मुल से, बुर्दबारी से सवाल सुनने चाहिए, जवाब देना चाहिए। मेरा ख्याल माजरत कर लेंगे। मजीद ये कि आप नो कमेंट्स कह दें अगर आप किसी बात का चलिए, जवाब नहीं दे सकते। हो ये गया, तो इतने क्या बुजुर्ग और करें? सीनियर सियासतदान को ये इतना ज़ेल नहीं देता। दबाव है, आगे मामला बन नहीं रहा, तो वो फिर आपने पंजाबी का मुहावरा ठीक यहाँ चुस्त किया तो ना। बस दबाव में है ना। अल्लाह ताला उनका ब्लड प्रेशर कम करे, मामूल पे रखे, कम रखे, कम कम करे। रखे। चलिए आगे अब आज हसनात साहब से हसनात बात मलिक करें। साहब को मैंने ज़हमत दी थी। हसनात साहब, सबसे पहले तो बेंच टूटने से पहले का जो हिस्सा है ना वो बड़ा दिलचस्प है। काजी साहब का जो चलिए, रिमार्क्स वो तो अब हसनात साहब को नक्शा खींचते हैं ना वही उसका। मैं कह रहा हूँ, उनके पास जाता हूँ इसीलिए। यानी सुप्रीम कोर्ट की कहानी हसनात साहब की जुबानी। जनाब जी शामी साहब, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगर ये लार्जर बेंच सीनियर जजेस की मुशावरत से नहीं बना और चीफ जस्टिस साहब ने खुद ही ये बेंच बना दिया, क्योंकि जस्टिस काजी फैसा तकरीबन हसनात 3 साहब, महीने ये से बेंच किसी बना जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब की दरखास्त की समाअत के लिए, जी जी जो उन्होंने फौजी तीन अदालतों के दरखास्तें खिलाफ। थी। इमरान खान साहब की पिटीशन भी है और 4 है मुझ साथ जो है वो 4 सिविल सोसाइटी पिटीशन की। हैं और इसमें एतजाज अहसन और हमारे लतीफ़ खोसा साहब जज अपने वकील हैं। जी 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 जो है वो वकील हैं। ज्यादातर लग रहा है कि लाहौर ही फोकस है मेजॉरिटी जजेस की। लाहौर ही तो फिर शहरों का कुतुब है ना। तो अगर आप जजेस की तादाद देखें तो 2/3 से भी ज्यादा जो है वो लाहौर से हैं, वकील भी सारे लाहौर के हैं और बात भी सिर्फ लाहौर के ही जो
लोग पकड़े गए हैं उनका ही बात की जा रही है कि मगर हसनात साहब, मैं ये तो मालूम हो रहा है कि जवाद ख्वाजा साहब की मेरे ख्याल एक भतीजी और उसकी बेटी वो भी शायद पकड़ी गई हैं, वो भी इस हवाले से कोई उनकी अजीजा हैं नहीं, लेकिन ये है कि और वो हामिद खान उनकी एक फुटेज भी सोशल मीडिया पे चल रही है जिसमें बड़े पुरजोश नारे लगा रही हैं वो, और वो सारा कुछ कह रही हैं जो पीटीआई के जज्बाती नौजवान कहते थे। देखिए वो कंफर्म नहीं है कि वो वो ही हैं, उनकी रिलेटिव है, गैर मुसद्दका, लेकिन कोई बात तो है ना जो ख्वाजा साहब मजबूर हुए हैं साहिल बनने पर और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर। देखिए वो तो रिटायर्ड होके पेंटिंग्स कर रहे थे, किताबें तो लिख रहे थे, शायरी कर रहे थे, जो है वो हमने देखा है कि जो एक तो हामिद खान साहब के साथ उनका तल्लक बड़ा दरीजा है, एक ही फॉर्म है, और वैसे भी वो कहते हैं कि शुरू में उनकी अपनी बुक में था कि जब नून लीग का दौर था 90s में तो मुझे जज नहीं बनाया गया, तो ये भी एक थी बात। फिर वो जब अब रात को अदालतें खुली वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की जो पूरी जो प्रोसेस है कंप्लीट करवाने के हवाले से, उसका भी उन्होंने अपनी बुक में बड़ा एतराज किया। उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह जो है वो जिस तरीके से अदालतें रात को खुली ये मुनासिब नहीं था। जवाद ख्वाजा साहब तो एक सूफी बुजुर्ग हैं, दरवेश मनस शख्स हैं माशाल्लाह। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, और उनके घर में उनके मुलाजम और उनके बच्चे वैसे ही रहते हैं जैसे उनकी फैमिली के बच्चे रहते हैं। उनका पहलू काबिल दाद है, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि नहीं, मुझे तो बड़े पसंद है, बड़े पसंद है, लिखते हैं, पढ़ते हैं, पेंटिंग करते हैं। आगे पढ़ने से पहले एक इत्तेहाद में देख रहा था, हमारे जो इरफान कादर साहब भी ये कह रहे थे, और वो अज़मा जो हैं बुखारी वो भी कह रही थी कि ये जो जज तो साहिल बन नहीं सकता, ये कोड ऑफ एथिक्स की खिलाफ वर्जी है। ये क्या बात है? देखिए ये मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है, रिटायर्ड जजेस के हवाले से कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं है। एक ही बात है कि जी वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अदरवाइज अब ये है कि साहिल तो बन सकते हैं ना भाई, तो बने हैं ना। वैसे होना चाहिए रिटायर्ड जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट। जो हमने देखा है कि अब जितनी पॉलिटिक्स है वो अदालतों में ही चलती है, आखिर फाइनल जो है उसकी शेप पॉलिटिक्स की अदालत देती है, और अदालत में ये रिटायर्ड जजेस कहीं ना कहीं किसी पार्टी के साथ मुंसलिक होते हैं और उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, बैक चैनल वो उनके साथ वर्किंग कर रहे होते हैं, या हमदर्दी जरूर रखते हैं। ये है कि रिटायर्ड जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट तो आज नजर आप काजी साहब के मंजरनामे पे आ जाएं। वो तो बात की बात है, आप बताइए आज समाज जब शुरू हुई तो फिर काजी फायज ईसा का खड़ा कैसा था? जी, जैसे मैं कह रहा था कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो इस हवाले से अगर उनकी मुशावरत से बेंच नहीं बना तो वो वो इसमें नहीं बैठेंगे। तो यही हुआ कि वो जब समाज शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऑब्जर्वेशन देना चाह रहा हूँ, अटॉर्नी जनरल साहब आप रोस्टम पे आए। फिर उन्होंने पूरी वो फैक्ट्स नरेट किए जो उनके जिसमें ये है कि जी वो क्यों नहीं जो है वो जब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब से इंटैक्ट हुआ है उस दिन से वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं है, उसका उन्होंने बताया। और वो समझते हैं कि कानून को या मुस्तरद किया जा सकता है या कानून को जो है वो अपहल्ड किया जा सकता है, ये सस्पेंड नहीं किया जा सकता, मुअल्लक नहीं रखा जा सकता। और वो समझते हैं कि अब अगर मैं जो ये बेंच बने हैं इस दौरान ये तो ये मैं इन बेंचों को नहीं मानता, ये गैर कानूनी बेंच हैं। ये मेन उनका जो आज उसका खुलासा था। और उस ये था कि जी ये जो बेंचेस जो ये बेंच बना है मैं इसको बेंच तस्वर ही नहीं करता। तो इस मौके पर जो एतजाज आसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब ने बात करने की कोशिश की, वो क्या मुकालमा था? वो बड़ा दिलचस्प था जी। उन्होंने कोशिश की दोनों सीनियर वकला ने कि जी आप बैठे रहें, जो है वो आपका जो है ये जब ये आपके घर पे बैरूनी हमला हुआ है मिलिट्री कोर्ट का यहाँ इस किस्म के ट्रायल, तो आप बैठे। उन्होंने कहा जी कि ये कैसे हो सकता है कि इस केस में मैं अपने ओथ की पासदारी नहीं करूं जब मैं 3 महीने से किसी केस का हिस्सा नहीं हूं किसी बेंच का। और ये बड़ा वाज़े उन्होंने कहा कि मैं रिक्यूज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो है वो इस वजह से नहीं बैठ रहा कि जब तक ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं आता तो इस वजह अगर ये मैं इस केस को चलाऊं बैठूं तो ये मुनासिब नहीं है, गैर कानूनी है। तो ये लतीफ़ खोसा साहब ने भी उनका साथ दिया। हेलो हसना साहब सुन रहे हैं? तारिक मसूद जो हैं उन्होंने भी उनका साथ दिया।
जी, सरदार तारिक साहब ने भी उन्होंने कहा जी कि मैं भी समझता हूँ कि एक दो नुक्तों पे उन आपस में भी उनका इख्तिलाफ था कि जस्टिस काजी फैसल समझते हैं कि वो जब से कानून बना है तो हर किस्म के केस वो कमेटी ने डिसाइड करना है। कमेटी मीन के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस, 3 जजों ने। जैसे सरदार तारिक समझते हैं कि लिटिगेशन पेंडेंसी बढ़ रही है तो सिर्फ 184(3) के मामलात में कमेटी तक जो है वो कमेटी की मुशावरत से मामलात होने चाहिए। तो वो उन्होंने भी ये कहा कि ये जो मैटर अभी चल रहा है 9 रुकनी बेंच, अब कल अगर अपील आती है तो अपील किस तरह कौन सा बेंच बनेगा। तो वैसे मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब अगर कल बेंच बनाने से पहले इन जजेस से मुशावरत कर लेते और वो जो एक्ट था उसको जो सस्पेंड किया था इस हद तक वो मे बी जो स्टे था वो विकेट कर देते कि जी 184(3) में उसका इतलाक नहीं होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब खुद समझते हैं कि 184(3) में ये केसेस जो सो मोटो केसेस हैं इनमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट होना चाहिए है, ये इम्बैलेंस है। तो अगर ये हो जाता कल तो ये आज सुप्रीम कोर्ट यूनाइटेड होती, लेकिन वो नहीं हो सका। और जिस तरीके से फिर जो है वो जस्टिस काजी फैसा उठे और वो 1 मिनट तक ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था कि सारे जजेस बैठे और वो उठ के जाना कह रहे थे कि मैं उठ के जा रहा हूँ, तो उनको रोक रहे थे जजेस। तो वो फिर जो है वो आखिर में फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ठीक है हम फिर बाद में डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि 7 रुकनी बेंच समाअत जारी रखेगा। जी, फिर उसके बाद 1:30 बजे 7 रुकनी बेंच माइनस जस्टिस काजी फैसल और जस्टिस सरदार तारिक उन्होंने समाअत शुरू की और वो उसमें उन्होंने जो प्रोसेस है प्रोसीजर है और उस पे सवालात उठाए काफी कि जी ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो कार्रवाई है क्या ये तो ऑर्डिनरी कोर्ट में होती है, ये किस तरह मिलिट्री कोर्ट में हो सकती है। तो इस हवाले से मुख्तलिफ जजेस के मुख्तलिफ जो है वो सवालात थे। चीफ जस्टिस ने आखिर में जो उन्होंने जो बातें की वो बहुत इम्पोर्टेंट थी और वो लग रहा था कि बज़ाहिर जो है वो हुकूमत से मुखातिब थे, एस्टेब्लिशमेंट से थे। मसलन क्या खुलासा था, क्या कह रहे थे वो अपने रिमार्क्स में? वो उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट ये कहा कि जी जो वकला को हरासा किया जा रहा है और वकला को जो उठाया जा रहा है, फिर उज़ैर भंडारी साहब की तरफ उन्होंने इशारा करके कहा और फिर उन्होंने कहा कि जी अगर ये इस तरह होगा तो मिलिट्री कोर्ट में कौन सा वकील पेश होगा। फिर उन्होंने कहा कि सहाफियों के हवाले से कि सहाफी जो आपने गिरफ्तार किए हुए हैं और जिनको उनको जो है वो फ्री करें। फिर उन्होंने कहा जी ये जिस तरह बता रहे हैं कि 4000 लोग आपने 9 मई के बाद उठाए हैं, इनमें बताएं कि कितने लोग हैं सिविलियन की कस्टडी में और कितने जो है वो मिलिट्री की कस्टडी में हैं और इनमें खवातीन कितनी हैं और बच्चे कितने हैं। तो ये उनके कंसर्न थे कि जी इन चीज़ों को जो है वो बताएं, ये अच्छा नहीं है, मुनासिब नहीं है। तो वैसे ये बड़ा कि एक चीज जिस तरह पाकिस्तान पहली दफा 9 मई के बाद इस किस्म के कंसर्न उन्होंने ओपन कोर्ट में जो है वो अटॉर्नी जनरल को मुखातिब, बगैर ये लग रहा था कि वो ये चीजें जो है वो हुकूमत को बता कर रहे थे अपना मैसेज कि ये नहीं है वकला को और सहाफियों को और इनको हरासा ना करें। इसके अलावा जो लोग आपने पकड़े हैं इनकी पूरी डिटेल हमारे सामने रखें कल। देखो ये बताइए कि ये जो आपकी क्या इत्तला है कि कोई मुकदमा चलना शुरू हुआ है फौजी अदालत में किसी के खिलाफ? जी ये अब कल इसका स्टेटस अटॉर्नी जनरल बताएंगे क्योंकि यही बात कंसर्न था अदालत की तरफ से कि जी शफाफियत के लिए ये एक ओपननेस होना चाहिए। ये भी नहीं पता कि वहाँ प्रेमिसेस कौन सा है, रसाई नहीं है वकील की, इसके अलावा और भी जो कंसर्न। तो ये कल फिर अटॉर्नी जनरल इस हवाले से बताएंगे क्योंकि हुकूमत लॉ मिनिस्ट्री भी ये कह चुकी है मिलिट्री अथॉरिटीज को कि जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो ड्यू प्रोसेस का उसको टेक केयर किया जाए। इस पे जस्टिस याहिया अफरीदी ने बिलखुसूस इस्तफ्तार किया था। जो शामिर साहब भी पूछ रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल के लिए कितने लोगों के नाम भेजे गए हैं वो बताएं, तो ये लतीफ़ खोसा साहब ने जवाब दिया कि हमें इल्म है कि कहीं से 20 तो कहीं से 10 अफराद के मुकदमात भेजे गए। तो तासुर ये था कि वो अमूमी जवाब दे रहे हैं, इसी वजह से फिर उनको रिमार्क्स में कहा गया कि आप तफसील इसकी दें। एक खबर ये है कि ट्रायल होना शुरू हो गए हैं। जी ये बुनियादी नुक्ता है। क्या मुकदमा किसी पे चल रहा है या नहीं चल रहा, मगर हुक्म इम्तनाई तो उन्होंने नहीं दिया। एतजाज साहब और खोसा साहब तो हुक्म इम्तनाई मांग रहे थे, दरख्वास्त उनकी यही थी, दरख्वास्त थी कि रोक दिया जाए फौजी अदालत को। लेकिन कल फिर समाअत है, देखें क्या पता कल जो वो हुक्म इम्तनाई आ जाए। लेकिन वो
جو چیف جسٹس کے ریمارک تھے اس سے تو بڑا واضح انہوں نے پیغام دیا کہ جب تک یہ کیس چل رہا ہے تو اس حوالے سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو وہ حسنات صاحب یہ بتائیں مجھے انہوں نے یہ جو مقدمے فوجی عدالت میں چل رہے ہیں تو یہ تو وہ ہمارے کرنل انعام الرحیم صاحب نے تفصیل بیان کی 25 لوگوں کا کورٹ مارشل ہوا عمران خان صاحب کے دور میں جی ملٹری ایکٹ کے تحت سیویلینز کا، تو یہ تو ساری ایک اس کا پس منظر تو موجود ہے. جی جی بالکل قانون موجود ہے اور یہ 1967 سے غالباً یہ قانون ہے اور جو وائریز ایکٹ کی ان کا ڈفرینٹ پروویژن کی چیلنج کی گئی ہیں، لیکن بظاہر یہ لگا کہ پروسیجر پہ بات ہو رہی ہے کہ جی جب ATC میں درخواست جاتی ہے جیک برانچ کی طرف سے تو پھر ایک سپیکنگ آرڈر ہونا چاہیے. نہیں آپ دیکھیں نا ایک معاملہ تو یہ تھا جہاں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی تھی 20ویں یا 21ویں ترمیم کیا تھی کہ جس میں جو عام دہشت گردی کے معاملات تھے ان کو فوجی عدالت میں چلانے کی بات ہوئی تھی، اس کے لیے ترمیم کی گئی تھی، وہ ایک مقررہ مدت کے لیے تھی. مگر یہ معاملہ تو بالکل مختلف ہے، یہ تو جو فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے لوگوں سے ڈیل کرتا ہے اور یہ کتاب قانون میں برسوں سے یہ بات موجود ہے. تو جواد خواجہ صاحب جب چیف جسٹس تھے اس وقت بھی یہ قانون موجود تھا اور جب افتخار چودھری صاحب تھے اس وقت بھی موجود تھا اور اس کے بعد بھی موجود رہا اور لوگوں پہ مقدمے بھی چلتے رہے. جی جی بالکل یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ قانون موجود تھا. جیسے میں نے کہا کہ آج سارا فوکس صرف لاہور کے وہ لوگ جن کے کیسز ٹرانسفر کیے گئے یہاں اس تک بات ہوئی تو یہ ایک بات جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ بھئی یہ کہ ماضی میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. مطلب قانون یعنی جو قانونی کارروائی کہا جاتا رہا ہے اس کو، اور سپریم کورٹ نے اس قانون کو چھیڑا نہیں ہے، کالعدم قرار نہیں دیا ہے. تو یہ بڑی ایک بنیادی اہمیت کا مقدمہ ہے جس کے بڑے دوررس اثرات مرتب ہوں گے ہمارے اجتماعی حالات پر. اور یہی نہیں، لطیف کھوسہ صاحب سے جب اس معاملے پہ بار بار استفسار کیا گیا 9 مئی کے اوپر تو انہوں نے فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ جو ان کے پاس تھا پریس ریلیز کی صورت میں پڑھ کے سنایا کہ 9 مئی کے ناقابل تردید شواہد ہیں. اس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ پریس ریلیز میں کہا گیا کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں اس لیے ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا. تو کھوسہ صاحب نے کہا جی پریس ریلیز میں یہی کہا گیا. پھر انہوں نے پریس ریلیز پڑھ کے سنائی ہے. کھوسہ صاحب اور اعتزاز احسن صاحب دونوں پیپلز پارٹی کے مجذوب ہیں. مجذوب ہے؟ ہاں مجذوب ہوگا نا. یہ حسنات صاحب غالباً اعتزاز صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں کھوسہ صاحب. جی جی لطیف کھوسہ صاحب اعتزاز احسن صاحب کے وکیل ہیں. اعتزاز احسن صاحب کے سلمان اکرم راجہ صاحب بھی وکیل ہیں. اچھا 2 وکیل ہیں اعتزاز احسن صاحب کے؟ جی جی سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہیں اور وہ اسسٹ کر رہے ہیں لطیف کھوسہ صاحب کو. اللہ تعالیٰ جیسے میں نے کہا کہ زیادہ تر جو وکلاء ہیں ان کی تعلق بھی سارا لاہور سے ہے، جس طرح ججز کا ہے اور اکیوز کا بھی. یہ آپ اسلام آباد میں بیٹھے، آپ پہلے لاہور پہ. حسنات صاحب آپ تو اسلام آبادی ہو گئے بالکل، لاہور آپ کی نگاہ میں کھٹکنے لگا ہے. ایچیسن کالج بہت زیادہ غالب ہے. یہ باریک اور لطیف نکتہ ہے سر. کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح. یہ ایچیسن کالج کہہ رہا ہے؟ نہیں لاہور کہہ رہا ہے. اچھا میں جی ایچیسن کالج بھی بہت سے یہ بڑی باریک اور لطیف بات ہے. سب کا اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو ہوگا کہ بہت سی تعداد جو ہے ایچیسن کالج کی. تو لاہور کی ایلیٹ جو ہے نا وہ انقلابی ہو چکی نا اور ضمانتیں بھی خارج ہو گئی. چلیے ٹھیک ہے. چلیں حسنات بہت شکریہ. جب وہ ابتدائی مرحلہ تھا نا ضمانت کس کی خارج ہو گئی؟ وہ خدیجہ شاہ وغیرہ کی جو اچھا یہ جو خواتین ہے نا، ایک بات میں ان سے عرض کروں، کیا ان کے بارے میں کوئی پالیسی یکساں بنانی چاہیے. مثلا اب میں دیکھتا ہوں یہ خواتین نے بدتمیزی تو بہت کی ہے لیکن کیونکہ خواتین ہیں جو کچھ بھی ہیں ہماری ہیں نا، بالکل ہیں، تو ان کو کوئی ایسی سزا ہو، یعنی کوئی جرمانہ ہو جائے یا کوئی ان کی کو معذرت ان سے لے لی جائے، کوئی ان پہ کچھ دیر کے لیے ان کی موومنٹ ریسٹرکٹ کر دی جائے، گھروں میں ان کو پابند، کچھ ایسا غور کرنا چاہیے کہ ان کو سزا بھی مل جائے اور مطلب یہ کہ ہم سمجھیں کہ ہماری خواتین جو ہیں ان کے ساتھ
उनको बेहतर मामला भी ठीक है, इस पे एतराज़ नहीं किया जा सकता। मैं ज़रा जाने से पहले क्योंकि ब्रेक सबके साथ यकसर सलूक हो जाए, ठीक एक दिल बड़ा करके चले। रियासत जो है ना, ये इन्होंने बच्चियों ने बहुत जज्बात में बहुत कुछ ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कुछ इनके बारे में गौर होना चाहिए। आने वाले दिनों में उम्मीद है होगा। इससे पहले कि हम ब्रेक की जानिब जाएँ, साहम समात के बारे में, वो जब काजी साहब तशरीफ़ लाए और लतीफ़ खोया साहब खड़े हुए तो उन्होंने कहा जी मैं अपनी खुशी का इजहार करना चाहता हूँ कि आपको देखा है, यहाँ देखा है। बहुत खुशी हुई उन्होंने जो खुशी हुई। अब सुप्रीम कोर्ट का तो मुहावरा हो गया ना। जस्टिस काजी फैसल साहब का जवाब सुनिए। उन्होंने फरमाया ये खुशी का इजहार करने का फ़ोरम नहीं है। इत्तेदाल साहब ने कहा कि अगर घर में रंजिशें हों तो मसले को हल करना चाहिए। उन्होंने जवाब दिया कि मैं उठ रहा हूँ, मैं ऐसे तकरार में नहीं पढ़ सकता, इसको नहीं सुन सकता। ये जो घर की बात है ना, हाँ, एक शेर सुन लीजिए इस पे। सुनाइए सर। जो अश्क दिल में था, जो अश्क दिल में था, वो मेरी चश्मे तर में है। वाह। ए ज़ब्त रोकना, ए ज़ब्त रोकना कि अभी घर के घर में है। अभी घर के घर में है। इस पे ब्रेक बनती है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज साबिक़ वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब ने कुछ 44 दिन गालिबन बनते हैं 9 मई के वाक़े को लेकर अब तक, तो उसके बाद बिलाखिर उन्होंने इन वाक़यात की ना सिर्फ मज़म्मत की है बल्कि PTI को भी खैर बात कह दी है। देखिए क्या फरमा रहे थे। पहले पकड़े गए, जी हाँ, कोई 1.5-2 दिन, फिर हाँ जी, फिर उसके बाद मजम्मत की, ये कह लें। और दूसरा परवेज़ खटक साहब तहरीक-ए-इस्तेहकाम में चले जाएंगे। ये एक कभी मैं तो समझता हूँ इनका जो नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है ना, हाँ, वो है जो PIA को तबाह कर दिया। PIA वो पायलटों के बारे में जो गुफ्तगू की, उनकी जाली उससे जो डिग्रियों के, उसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। PI बहुत तबाह कर बहुत दी। पहले ही तबाह थी। बहरहाल मैंने ये अगले चंक में सर अकील यूसुफ साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी पेशावर से, उनसे आज गुफ्तगू होती रही। परवेज़ खटक साहब का मामला ज़ेरे बहस लेके आना है। PTI कह रही है कि वो लोगों को तोड़ रहे हैं, शो काज नोटिस जारी किया है कि तोड़ नहीं रहे सर, कि आप उकसा रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, तरगीब दे रहे हैं PTI की वहाँ की क़यादत को कि पार्टी छोड़ें। वो बुतों ने डाले हैं वसवसे कि दिलों से खौफ खुदा गया। अकील साहब, ये परवेज़ खटक साहब पे जो इल्ज़ाम है इसकी वजह क्या है, क्या कह रहे हैं वो वहाँ की मुकामी क़यादत को? बहुत शुक्रिया आपको और शामी साहब को सलाम। ये तो बहुत लंबी कहानी है, मगर उसका खुलासा ये बनता है कि परवेज़ खटक साहब पार्टी छोड़ने का पहले ही फैसला कर चुके थे। उनके पास 2 ऑप्शन थे और दोनों ऑप्शंस में ये था कि वो एक ग्रुप की शक्ल में पार्टी छोड़ेंगे या किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और अभी जो इतलात आ रही है वो ये है कि एक ग्रुप गया हुआ था इमरान खान साहब से मिलने के लिए, और उन लोगों ने, उनमें उस ग्रुप में से 5-6 लोगों ने जो अहम लीडर थे खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले, उन्होंने खान साहब को बताया था, शिकायत लगाई थी कि परवेज़ खटक साहब उनके साथ राब्ते कर रहे हैं और एक ग्रुप की शक्ल में पार्टी को डैमेज करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में। अच्छा। और उसके बाद उनको नोटिस जारी किया गया, मगर साथ में एक शामी साहब और हम जैसे लोगों को पता है कि पार्टी में काबीना कितना होती है। पहली बार हमने खैबर पख्तूनख्वा में टाइटैनिक लेवल का एक काबीना देखा है। कल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि तकरीबन 45 रुकनी सूबाई काबीना इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने ऐलान किया है, जिसमें तकरीबन 4 सीनियर नायब सदूर है, 15 नायब सदूर है। पहली बार हमने इस तरह का काबीना देखा है कि ये किस तरह का, और 12 डिप्टी जनरल सेक्रेटरीज है। तो मेरे ख्याल में जो खैबर पख्तूनख्वा में जो मफरूर नुमा लीडर रह गए थे उन सबको सूबाई सदर और जनरल सेक्रेटरी समेत सबको नहीं। तो परवेज़ खटक साहब की आप पोजीशन क्या है? क्या वाकई को बड़ा धड़ा उनके साथ है? कब तक वो खड़ा कर सकते हैं? पीपल्स पार्टी में जाएंगे, आज़ाद रहेंगे, तहरीक-ए-इस्तेहकाम में जाएंगे या क्या? नहीं, आपको पता भी है अजमल के इनके और जहांगीर तरीन के दरमियान उस वक्त से बहुत बेहतर ताल्लुकात रहे हैं जब ये चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा थे। जी हाँ। और उस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा में एक हेल्थ का प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसके नतीजे में शौकत यूसुफ साहब को हटाया भी गया था। उस पर जहांगीर तरीन साहब ने स्टैंड भी लिया था और इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब खान साहब भी सुनते नहीं थे। जी,
ہاں جی تو میرے خیال میں جو ہماری معلومات ہے 2 آپشنز ہے پرویز خٹک صاحب کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی میں جانے کی کوشش کریں گے, ان کے رابطے مکمل ہو چکے ہیں, یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2 میٹنگز بھی ہوئی ہے, یا وہ پیپل پارٹی میں جائیں گے. ان کے پاس تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے. پیپل پارٹی کے ساتھ بھی ان کے رابطوں کی پیپلز پارٹی بھی ان کی پرانی پارٹی ہے. لیکن یہ کیا کیجئے گا کہ پیپلز پارٹی کے مقامی لیڈر میں دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں اگر وہ آئے تو میں پارٹی چھوڑ دوں گا. پتہ نہیں وہ پھر وزن کر لیں گے نا دونوں کا. زرداری صاحب اگرچہ دبلے پتلے ہیں, وزن زیادہ ہے. تو خٹک صاحب کے ساتھ کوئی نون چہرے بھی ہیں, کوئی معروف نام بھی ہیں پی ٹی آئی کے جو ان کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ نہیں, جو میری معلومات ہے وہ تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے چند لوگوں نے امیر مقام صاحب نے ان سے ذاتی طور پر رابطہ کیا تھا. امیر مقام صاحب بھی تو لگے ہوئے نا زبردست. مگر پیپل پارٹی کے چند اہم لیڈروں کے ساتھ ان کے رابطے نہ صرف یہ کہ بہت پہلے سے بحال ہے, بلکہ ان کے اور عمران خان صاحب کے درمیان جو اختلافات کی خبریں تھی یا اطلاعات تھی وہ تو 9 مئی سے پہلے کی ہے. تو پہلے بھی بہت زیادہ شکایات تھی کہ نہیں, میں مختصر یہ پوچھا تھا, وقت کم ہے, کہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کے کافی لوگ ہوں گے, وزیر اعلیٰ رہے ہیں وہاں کے, وہی میں جاننا چاہ رہا ہوں. بڑا گروپ ہے وہ سر یہی تو خبر ہے کہ کون سے کوئی نون لوگ ہیں سابق وزراء جو ان کے ساتھ جا سکتے ہیں کے پی کے سے. جی, جو ڈیٹیلز آ رہے ہیں اس کے مطابق تو سب سے بڑا اور مضبوط گروپ پرویز خٹک ہی کا ہے. اور اس میں ایک اور اطلاع بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جو سابق وزیر اعلیٰ تھے محمود خان صاحب وہ بھی چلے جائیں گے, ان کے ساتھ جا سکتے ہیں, اگرچہ دونوں کے درمیان وزارت اعلیٰ کے 2018 کے اختلافات بھی چلے آ رہے ہیں. مگر ان کے بارے میں آپ یہ دیکھیں, پرویز خٹک صاحب کی وزارت اعلیٰ کے بعد 2/3 اکثریت حاصل کی پی ٹی آئی نے کے پی کے میں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خان صاحب نے ان کو فارغ کر دیا وہاں سے. اور یہ عبدالعلیم خان صاحب نے جو ان کا پیغام واٹس ایپ کا پڑھ کے سنایا ہے, اس میں وہ کہتے ہیں, بزدار کے بارے میں ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ وہ پرویز خٹک نہیں ہے, پی کے نہیں ہے, وہ پی کے نہیں ہے, وہ بات نہیں سنتا تھا, بزدار بات سنتا ہے, سر دھنتا ہے. تو پرویز خٹک کی تو ہمت ہے جو اتنا عرصہ پارٹی میں رہے. بہت شکریہ عقیل, اور اس کے ساتھ بھی رہے, اور پھر وہ تمام کوششیں جو مذاکرات کی تھیں وہ بھی کرتے رہے, وہ بھی بددستور کرتے رہے, اور وزارت بھی ایسی ملی رہی جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں تھا, اور مسلسل کوشش کرتے رہے. وزیر امور باجوہ وزیر امور باجوہ, اچھی وزارت ہے یہ تو. باجوہ صاحب وزیر بھی تھے, وزیر دفاع بھی تھے, اور بلکہ میں اب تو وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ وزیر اعظم. میں آپ سے عرض کروں, یہ حالیہ 6 برسوں میں, 6 مہینوں میں, 4 ماہ میں جو پرویز خٹک صاحب کا کردار تھا, جو اصلاح کی وہ کوشش کرتے تھے, مشورے دے رہے تھے ناظرین, اس پر جناب عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم خاصے نالاں تھے, اور پارٹی میٹنگز میں پرویز خٹک صاحب کے ان مشوروں پر خاصی ان کی سرزنش کرتے تھے کہ یہ کس مشن پہ چل پڑا, ہم تو کسی اور نہج پہ جا رہے ہیں. اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے, کوئی یہاں گرا, کوئی وہاں گرا. آج آپ کہاں عارف والا گرے ہوئے تھے؟ میں تو عارف والا تو گیا تھا بھائی. وہ ہمارے بابا جاوید اقبال جو ہیں وہاں کے بڑے معروف اخبار نویس, جی کل ذکر ہوا, ان کا جنازہ تھا. وہ جنازہ کیا اٹینڈ. کل میں وہاں تقریب میں اسلام آباد گیا, قومی زبان والوں کی. آج عارف والا گئے, آج عارف والا گیا. آپ پریشان کیوں بتائیں ناظرین؟ اتنا پریشان ہوں کہ جی ٹی روڈ پہ نہ کوئی ٹریفک سینس تھی, نہ کسی کو پتہ ہے کہاں گاڑی چلانی ہے, کہاں ٹرک چلانا ہے, کہاں بس چلانی ہے. ایک آپا دھاپی تھی, افراتفری تھی. آپ کا خیال یہ تھا کہ بڑے ڈسپلن میں ٹریفک چل رہی ہو؟ موت کے مسافر پھر رہے ہیں. یہ پورا جو ملتان روڈ ہے سر, یہ ٹریفک حادثات کی بھرمار ہوئی پڑی ہوتی ہے. اور اس کے بعد موٹر وے کو بھی جی ٹی روڈ بنا دیا گیا ہے. ٹرک اور بسیں وہ فاسٹ لین میں چل رہی تھیں, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. حادثوں پہ حادثے ہو رہے ہیں, وزیر اعظم بیان جاری کرتے ہیں. اور یہ جو موٹر وے پولیس ہے, اس کی مراحت کم ہو چکی ہیں, اب پولیس نظر بھی نہیں آتی اس طرح. تو یہ مجھے لگتا ہے یہ جو موٹر وے ہے جہاں رفتار بھی تیز ہوتی ہے, یہاں تو روز حادثے ہوں گے. یہ ہوا نہیں کلر کے ہر میں بس پوری اس نے بیڑا غرق کر دیا, اور خیر وہ ڈرائیور کی اپنی لاپرواہی بھی ہے. یہ وزیر اعظم غور کریں, کوئی چیف جسٹس کو اللہ توفیق دے, سو موٹو لے اس کا سو موٹو. ہاں جی, عوامی ایشو ہے نا, یہ عوامی ایشو ہے. لوگ مر رہے ہیں, جی ٹی روڈ پہ مر رہے ہیں, موٹر وے پہ مر رہے ہیں, نہ کوئی پوچھنے والا ہے, پرسانے حال نہیں ہے. ڈرائیونگ آتی ہی نہیں ہے لوگوں کو,
ड्राइवर बन के बैठे हुए हैं। हाँ जी, मोटर की जो रूल्स नहीं आते हैं, मोटर मेंटेनेंस होनी चाहिए खास और तरह की। जीटी रोड पे तो मोटरसाइकिल भी चल रहे हैं, नहीं वो तो 6 बंदे 5 बंदे क्योंकि चढ़ाए हुए मुल्तान हैं। रोड माशाल्लाह अब सारा बसा पड़ा है, तो आसपास छोटे छोटे कस्बे आते हैं, वो मोटरसाइकिल चिंची बीच में घुसती है। तो मैं सख्त परेशान हूँ, जो मुल्क अपनी ट्रैफिक दुरुस्त नहीं कर सकता, कवायद ठीक नहीं कर सकता। और सर वो कहाँ ठीक होंगे, यहाँ तो सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा, पता लगे सियासी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नाम की कुछ शय हो तो इन चीजों पर तवज्जो करें ना। मैं वापस आया तो पंजाब यूनिवर्सिटी में वो कारी मुगीसुद्दीन फाउंडेशन, हाँ जी, उनके बेटे अली जो अली है, मुगीस, और वो हमारे तासीर मुस्तफा उसके चेयरमैन हैं, और हमारी डॉक्टर साहबा सवेरा, उन्होंने मिलकर डिजिटल मीडिया वालों ने जी मैं अब एक मुज़ाकरा रखा हुआ था डिजिटल मीडिया के ऊपर। वहाँ भी रोना पीटना रहा। खालिद महमूद साहब जो वीसी हैं वो भी मौजूद थे, खालिद मकबूल साहब भी आए, एक ब्रेक ले लूं फिर। साबक चांसलर, रो पीट के ना कर ये कुछ सुनता तो है नहीं। जो ट्रैफिक दुरुस्त नहीं कर सकते वो सोशल मीडिया को लगाम क्या डालेंगे। शामी साहब का क्या मासूमाना ये मुतालबा और अलमिया है, इस पे किसको फुर्सत है नाज़रीन कि वो तवज्जो करे। तवज्जो तो किसी और मामले में पड़ी हुई है। बहरहाल मेरी तवज्जो ब्रेक पे अभी। वेलकम बैक नाज़रीन। वो कायदे यूनिवर्सिटी में कुछ तलबा ने होली का इवेंट मनाया, खेल ली मार्च में, हाँ जी, और उस पे HEC को जोश आया, ताखीर के साथ अजब नोटिफिकेशन जारी किया। हमने भी खुल के सोशल मीडिया पे उसकी मजम्मत की जी। और बड़ा पता नहीं कदरें, हमारी सामाजिक कदरें, नजरियाती कदरें क्या सर इससे होता है। अब भाई खुदा खौफी करो, ये बात अगर दावत अफ्तार के अंदर कोई हिंदू और क्रिश्चियन शरीक हो जाएं तो अफ्तार खत्म हो जाएगी। बिल्कुल नहीं हो तो सकती। होली का त्यौहार है, बच्चों ने मिलकर खेल लिया तो क्या बात है। नहीं सर, ये भाई हिंदू हमारे शहरी हैं, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी हैं, उनका ये इवेंट है। मसीही हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, बल्कि मुझे आपने प्रोग्राम के हंगाम में एक बार बताया, मेरी याददाश्त बता रही है कि शायद 1956 तक हमारा जो कैलेंडर था उसमें होली की छुट्टी थी, ऑफिशियल छुट्टी होती थी। जब पाकिस्तान बना है तो पहली बड़ी ईद आई है 2 महीने के बाद कराची में। कराची कायदे-ए-आज़म दंदा थे। अच्छा, उसमें तक कराची में वहाँ जनाब कुर्बानी नहीं हुई गाय की, एहतराम में हिंदुओं के जज्बात को ठेस ना पहुंचे, मजहबी रवादारी के हाँ लिए। जी, ये अंदाजा कीजिए, ये हमारा देश था, ये हमारे रोक रहे थे, और ये हमारे अफकार थे और रवैये थे। और अब देखें नकल मकानी करके जा रहे थे ना हिंदू, उनको रोक रहे थे। खुदा के लिए मैंने सुना जुलूस निकलते थे उनके हक, हाँ जी, कि ना जाए यहाँ से और इनको रोको। तो अब ये जो है, ये सर मुझे प्रोग्राम खत्म करना है इस अलमिया के साथ कि HEC जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, भाई देखो HEC ने अब गलती का इतराफ किया है, वो भी जब क्रिटिसाइज किया है, सोशल मीडिया की पावर है। ये शाहजेब खानजादा साहब ने भी ललकारा है, सोशल मीडिया पे भी लोगों ने तनकीद की। वक्त खत्म हो गया। असल में तो बात ये कि हम ये अपने रवैये दुरुस्त करें ना चले यार, हमारे नफरत क्यों सर वो प्रोड्यूसर मेरे रवैये दुरुस्त कर देगा। वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, आपसे मुलाकात अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।